बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी ऑन द स्केल ऑफ 10 इस बजट को अगर रेट करना हो तो आप क्या रेट करेंगे? क्योंकि जो 3 C's बाजार देखना चाहता था, क्या उन 3 के 3 C's पे आज का बजट खरा उतरा है? मैं कहूंगा कि ये एक बाहुबली बजट है। जैसे उस फिल्म में एक तीर से कई निशाने साधे जाते थे, वैसे इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बखूबी बहुत सारे टारगेट्स अचीव किए हैं। एक, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और मार्केट के अनुमान से ज्यादा बढ़ाया। दूसरा, उन्होंने कंजर्वेटिव या रियलिस्टिक एस्टिमेट दिए और फिस्कल डेफिसिट को 5.9% कर दिया। मोर इम्पोर्टेंटली FY 26 तक ये 4.5% के आसपास आ जाएगी, वो डायरेक्शन भी दिया। कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेशन के रेट में कटौती की है। तो मेरे हिसाब से इस बजट से उन्होंने 3 निशाने साधे हैं: फिस्कल प्रूडेंस का, कंजम्पशन को सपोर्ट करने का और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ को बढ़ावा देने का। ये बात तो सही है आपकी, मान ली मैंने। जो बाजार सलामी दे रहा है इतनी जबरदस्त, वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ना आने को दे रहा है, या ये जो बैलेंस उन्होंने बना लिया कंजम्पशन, ग्रोथ और टैक्स पेयर के हाथ में पैसा छोड़ा है थोड़ा, उसको दे रहा है? आप कैसे उसे रीड करते हैं? अजय सिंह साहब भी हमारे साथ एसोचैम से जुड़ेंगे, लेकिन आप अपना जवाब कंप्लीट करें, फिर मैं उनके पास जाता हूं। नीलेश। मेरे हिसाब से मार्केट किसी एक फैक्टर पे तो चलता नहीं। तो एक रिलीफ रैली डेफिनेटली ये है कि इक्विटी कैपिटल गेन्स टैक्स रेट के ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ, बट वो टेम्पररी रिलीफ रैली होती है। लॉन्ग टर्म रैली तो फंडामेंटल पे ही बनती है, और इस बजट ने पिछले बजट की तरह एक फाउंडेशन बनाया है कि भारतीय मार्केट भारतीय ग्रोथ के अनुसार चलता रहे। बट जैसे पुनीता ने पहले बताया, इकोनॉमी और मार्केट दो अलग अलग चीज है। हम दुनिया से बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहे थे 2022 में। 2023 में वो गैप थोड़ा कम हुआ है, बिकॉज बाकी मार्केट्स ज्यादा चले हैं, हम कम चले हैं। बट हमारा वैल्यूएशन आज भी प्रीमियम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में डिस्पाइट गुड बजट, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखिए। ओके, ऑलराइट। बिल्कुल, हमारे साथ अजय सिंह भी हैं, उनसे भी समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर सिंह। बजट में कई सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स की बात हो रही थी, एसेट मोनेटाइजेशन की, और स्पेशली एविएशन सेक्टर के लिए भी बात की जा रही थी कि कुछ प्राइवेट एयरपोर्ट अनाउंसमेंट्स भी आ सकती हैं। आपको बजट ऑन द फेस ऑफ इट, आप इसे मार्क्स देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? कैसा दिखा आपको बजट? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक जिसको कहें सॉलिड, स्टेबल और एक प्रूडेंट बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी है। जैसे अभी नीलेश जी कह रहे थे कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंडिंग बढ़ी 7.5 लाख से 10 लाख करोड़, ये लग तो रहा था कि कुछ बढ़ाएंगे, लेकिन इतनी बढ़ाएंगे स्पेंडिंग, इसकी आशा शायद कम लोगों को थी। तो एक ये बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। दूसरी बात यह है कि जो टैक्सेस को लोअर किया गया, उससे कंजम्पशन बेस्ड जो थोड़ी स्पेंडिंग होगी, उससे ग्रोथ का एक काफ़ी आशा बढ़ी है। फिस्कल प्रूडेंस पे यही अनुमान था कि शायद इनका टारगेट 23-24 का 5.9% का रहेगा, उतना ही 5.9% का, और साथ साथ में एक ये भी कमिटमेंट है कि 25-26 तक 4.5% पे इसको फिस्कल डेफिसिट को लाया जाएगा। तो एक ये बहुत एक बड़ा कमिटमेंट है। टूरिज़्म की आपने बात की, तो टूरिज़्म पे 50 डेस्टिनेशंस पे एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, वाटर पोर्ट्स, और उनको अच्छी तरह से एक पूर्ण तरीके से टूरिज़्म के लिए डेवलप करने का आश्वासन दिया गया है। तो ये एक अच्छा कदम है। टूरिज़्म को रिकग्नाइज़ किया गया है एज अ सेक्टर जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। जहाँ तक MSMEs का सवाल है, और क्योंकि एसोचैम एक संस्था है जो MSMEs को काफ़ी रिप्रेजेंट करती है, तो मैं कहूँ कि एक तो जो 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम का कमिटमेंट दिया गया है, एक वो बहुत बड़ा कदम है कि कोलैटरल फ्री लेंडिंग और बोरोइंग MSMEs कर सकते हैं गवर्नमेंट के गारंटी के बेसिस पे। तो एक वो बड़ा अच्छा कदम है। कई MSMEs का जो बिड के अमाउंट्स थे, जब उन्होंने बिडिंग की थी ड्यूरिंग कोविड,
वो अमाउंट्स फंस गए थे, तो उसमें से 95% को रिफ़ंड करने का आश्वासन दिया गया है। वो अच्छा है। एक पेमेंट्स पे वित्त मंत्री ने कहा कि जो पेमेंट्स होती हैं एमएसएमईज़ को, उनको अकाउंट तभी किया जाएगा जब पेमेंट्स एक्चुअली एमएसएमईज़ को मिल जाएं, वो पेमेंट एक्चुअली कर दी जाए, तो एक उससे थोड़े से जो पेमेंट्स है, कैश फ्लो है, वो एमएसएमईज़ का इम्प्रूव होगा। एक थीम ये भी था कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उस पर कई सारे कदम उठाए गए हैं। एक तो वित्त मंत्री ने कहा कि 39,000 कंप्लायंसेस हैं जिनको हटा दिया गया है, 3,000 ऐसे प्रावधान हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। एक एड्रेस प्रूफ के लिए आधार को यूज़ किया जाएगा। पैन कार्ड विल बी द आइडेंटिटी फॉर कॉर्पोरेट्स, जिस प्रकार से आधार को आइडेंटिटी यूज़ करते थे फॉर इंडिविजुअल्स। सो ये सब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के एक नेशनल रजिस्ट्री की बात की गई। तो ये सब बड़े कदम हैं, अच्छे कदम हैं। बिजनेस थोड़ा ईज़ होगा इससे। और मुझे ये लगता है कि डिजिटाइजेशन की बार बार बात की गई। रिसर्च पे ये कहा गया कि 5G का लैब बनेगा और फार्मा के लिए लैब्स बनाए जाएंगे, और स्किलिंग की बात। तो जो एक मॉडर्न डायरेक्शंस हैं उनको लिया गया है इस बजट में, और मुझे लगता है कि इस बजट को बहुत पॉजिटिवली मार्केट देखेगी। एक हमने जो कहा था कि और प्रधानमंत्री ने ये जो बात कही थी कल, कि ये बजट सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये बजट पूरा विश्व इस बजट को देख रहा है। और यही आशा है कि इस समय जब बाकी देशों में ग्रोथ नहीं हो रही, उस समय भारत एक ब्राइट स्पॉट उभर के आएगा विश्व भर में। और मुझे लगता है कि ये बजट उसके लिए बहुत फिट होता है। मैं आपसे जरा मार्केट की कैप पहन के एक बात बताइए कि कौन से ऐसे 2-3 नंबर हैं जिससे बाजार को एकदम डिलाइटेड, जैसे कस्टमर डिलाइट होती है ना, उम्मीद से बेहतर नंबर आ गए। आप बाजार की दृष्टिकोण से बताइए 2-3 ऐसे कौन से चौंका देने वाले नंबर वित्त मंत्री जी ने बताए जो बाजार इतनी तेजी आ गई। मतलब बाजार का ब्रह्मास्त्र जिसे हम कहेंगे, बाजार का ब्रह्मास्त्र झाग दिया एकदम। इस बजट में जो ग्रोथ रेट है, या फिस्कल डेफिसिट नंबर है, या क्रॉस मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, नेट मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम, ये सब नंबर्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आए हैं। और ये सारे नंबर कंजर्वेटिव एस्टिमेट के ऊपर आए हैं। एंड जो मार्केट को एकदम सरप्राइज कर दिया वो इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन नंबर है। 7 लाख से वो शायद 8.5-9 होगा, ऐसा लोगों को लगता था। 10 लाख करोड़ का नंबर बहुत ज्यादा है। कुछ हद तक आप इससे ये कह सकते हैं कि मार्केट अब ये इक्वेशन को बिलीव करने लगा कि 67 इक्वल टू 10। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे, हाईवे, पोर्ट, पावर, ये कैपेसिटी में 1947 से 2013 के 67 सालों में लगाया, मोटा मोटा उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर 2014 से 2024 के बीच में बन रहा है। तो ये जो 67 इक्वल टू 10 इक्वेशन जो हम कभी बिलीव नहीं कर सकते थे, वो आज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इसलिए मार्केट इस बजट को बढ़ावा दे रहा है। ओके, बिल्कुल दिनेश, ब्रह्मास्त्र की तो ये बात हुई, लेकिन एक और जो बड़ी बात थी वो ये भी थी कि नेट बोरोइंग का जो एक लिमिट बात कर रही थी सरकार, वो उसी दायरे में रही है। FY24 के लिए लगभग 15.43 लाख करोड़। ये एक सीधा सीधा असर डालता है बॉन्ड मार्केट पर भी। इसे आप किस तरह से देखते हैं? बॉन्ड मार्केट अभी एक आंख बजट पर रख रहा है, दूसरी आंख यूएस फेड के ऊपर रख रहा है, जिसकी आज शाम को मीटिंग है। बट ओवरऑल इस बजट ने आरबीआई के ऊपर प्रेशर कर दिया है। अगर वो चाहे तो ब्याज की दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा के न्यूट्रल स्टांस अपना सकते हैं, या डेटा डिपेंडेंसी करके रेट हाइक को टाल सकते हैं। अब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा इस बजट के नंबर्स और बोरोइंग प्रोग्राम देख के रेट हाइक करने का। वो अपने नजरिए से, अपनी दृष्टिकोण से अपनी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर पाएंगे। हमें लगता है कि जिस लेवल पे ब्याज की दरें हमने 2023 में एंटर की, उसके सामने 2023 एग्जिट करते करते ब्याज की दरों में थोड़ी कटौती हो जाएगी। ये बताइए कि
ये जो एग्री क्रेडिट को बढ़ा के 20 लाख करोड़ कर दिया, कैपेक्स टू जीडीपी 4.5% की बात की जा रही है, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट ग्रोथ पे लैग के साथ आएगा, कैसे आना शुरू होगा? क्योंकि ये जो ग्रोथ का नंबर भी हमने डाला है, कल इकोनॉमिक सर्वे ने भी बात की, कुछ स्ट्रेटेजिस्ट को सवाल उठा रहे हैं, कह रहे कि ये थोड़ा ओवर एस्टिमेटेड है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है, हमें भी फर्क पड़ेगा। आपका क्या व्यू बन रहा है? इसमें इकोनॉमिक सर्वे में रेंज 6 से 6.8% दी है। ऑब्वियसली जब पिच टर्निंग हो जाती है तो रन बनाना मुश्किल होता है, और जब पिच इजी हो जाती है तो रन बनाना इजी होता है। इस वक्त माहौल हमारी फेवर में है। ऑयल, कोल, फर्टिलाइजर के दाम कम है, इसलिए हमारा सब्सिडी बिल मोटा मोटा 1.5 लाख करोड़ से कम हुआ है। इसकी वजह से महंगाई का दर कम होगा, ब्याज की दरें में कटौती कर सकते हैं, अपने आप ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपनाया है, उस वजह से भी ग्रोथ को बढ़ावा मिल जाएगा। अब हमारे लिए एक ग्लोबल फैक्टर्स है जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ग्लोबल ग्रोथ हमारी नैया के सेल में हवा भरेगा तो ग्रोथ 6.8% के आसपास होगा। अगर विंड हमारी सामने होगी तो 6% के आसपास होगी, और उस वजह से जो मिड पॉइंट 6.5% लिया है वो काफी रीजनेबल है। ऊपर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ावा किया है, और जैसा अजय जी बता रहे थे, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो कदम उठाए हैं उसका भी बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ग्लोबल ग्रोथ हमारा थोड़ा सपोर्ट करता है तो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर इस साल का जीडीपी ग्रोथ, FY24 का जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमिक सर्वे से थोड़ा आगे आए। आपसे एक डेविल्स एडवोकेट जैसे कहते हैं ना, वो एक सवाल पूछना चाहूंगा, और मैं आपकी बातों को निगेट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपसे सवाल ले रहा हूं ये कि जिस हिसाब से चाइना अनलॉक हो रहा है और ग्रोथ की बात आ रही है, कल IMF ने भी बड़ी अच्छी बात की, और यूरोप भी बहुत ज़्यादा रिसेशन में नहीं जाए, इनफैक्ट यूके में तो ग्रोथ दिखी थोड़ी बहुत, जर्मनी और इटली भी। तो ऐसा हो सकता है कि कमोडिटी प्राइसेस जोर से रैली कर जाए, क्रूड रैली कर जाए, क्या ये रिस्क हमारे लिए है? क्योंकि हम बहुत बड़े कमोडिटी यूजर हैं, और एट अ टाइम जब दूसरे मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स चाइना, ताइवान जैसे अट्रैक्टिव हो गए हैं FIIs के लिए, क्या ये रीजन हमारे इक्विटी मार्केट के प्रदर्शन को नियर टर्म में कैप कर सकता है? अनडाउटेबली हम दुनिया के सामने बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे थे, तो एक टेक्निकल पैसा जो है, जो शॉर्ट टर्म पैसा है, वो भारत छोड़ के दूसरी सस्ती मार्केट में जरूर जाएगा। एंड हमने देखा है पैसा हांगसेंग में या चाइना मार्केट में जाते हुए। बट एक फॉरेन इन्वेस्टर ने मुझे कहा था, जब मैंने उन्हें बताया कि इंडियन मार्केट्स आर एक्सपेंसिव ऑन अ 1 ईयर बेसिस, उसने मुझे कहा कि नीलेश भाई आप नजरिया बदलिए, ऑन अ 5 ईयर बेसिस इंडिया इज द चीपेस्ट इमर्जिंग मार्केट। तो जो लॉन्ग टर्म पैसा है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का पैसा है, वो भारत में आता रहेगा, करेक्शन पे ज्यादा आएगा, चढ़ती मार्केट में थोड़ा शायद कम आए। दूसरी चीज अजय भाई पैसिव पैसे की है। MSCI इमर्जिंग मार्केट में सेबी और सरकार के प्रयत्नों की वजह से हमारा वेट 14% है। जब यूएस में ब्याज की दरें कटेगी तो इमर्जिंग मार्केट में फ्लो बढ़ेगा। आजकल 50 से 60% पैसा पैसिव फंड्स में आता है। अगर $100 इमर्जिंग मार्केट फंड में आए तो $14 भारत में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कश्मकश चालू रहेगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ से पैसा निकालेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर निवेश करने के बहाने ढूंढेगा, एक्टिव पैसा जाएगा बट पैसिव पैसा आता रहेगा। राइट, बिल्कुल दिनेश, क्योंकि इस बार जिस तरह से कैपेक्स पर एक जोर की बात थी भी, और वो अच्छा खासा आया भी है डिफरेंट स्पेसेस में, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे रेल हो, और इन सब में कैपेक्स की अच्छी खासी अनाउंसमेंट भी हुई है। इस सब से अगर हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए देखें तो मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस, क्या आपको लगता है कि वो भी कंट्रीब्यूट अच्छा कर सकते हैं इस साल? इस वक्त वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज, मिड और स्मॉल के बीच में कोई ऐसा अंतर नहीं रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल दे सके कि भाई लार्ज कैप में डालिए या मिड या स्मॉल में डालिए। मेरे हिसाब से अच्छी कंपनियों में डालिए, जिसमें गवर्नेंस अच्छा हो, जिसमें बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा हो, उसमें आप डालिए। लार्ज, मिड और स्मॉल में एक न्यूट्रल एलोकेशन है, कोई
बड़ा कॉल नहीं है कि ये अच्छा लगता है वो बुरा लगता है। नीलेश, आप ये बताएं कि ये साल जो है गोइंग इनटू इलेक्शंस है 2024, हमने देखा कि ये भी देख रहे हैं कि कई सारे स्टेट इलेक्शन में लगे हुए हैं। क्या ये बाजार के लिए कोई मॉनिटरेबल है, या बाजार लार्जली यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंटिन्यूटी रहेगी क्योंकि काम चल रहा है? कोई सिटीजन्स को बड़ा रीजन तो नजर नहीं आ रहा है कंप्लेन करने का। सो अजय भाई, मार्केट हमेशा डेटा को प्रोसेस करता रहेगा, इवेंट को देखता रहेगा। 9 स्टेट इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन है, मार्केट एक धारणा जरूर बनाएगा। हमने 2004 में देखा था, जब मार्केट के अनुमान से विपरीत इलेक्शन रिजल्ट आया तो मार्केट जोर से गिरी, और 2009 में मार्केट के अनुमान के अनुसार रिजल्ट आया तो मार्केट जोर से बढ़ी। तो इलेक्शन, स्पेशली जनरल इलेक्शन, मार्केट सेंटीमेंट को इम्पैक्ट करते रहेंगे। एंड मेरे हिसाब से मार्केट 9 स्टेट के रिजल्ट्स के ऊपर और कार्य के ऊपर एक कॉल लेगी कि भाई ग्रोथ ओरिएंटेड सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। तो मार्केट हमेशा डेटा और इवेंट्स दोनों को देखता रहेगा, धारणा बनाता रहेगा, कभी सही गिरेंगे, कभी गलत गिरेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी काफी बढ़ाया गया। इसका बड़ा जिसे कहते हैं कि प्रेजेस थे, बहुत ज्यादा लोगों ने इसकी सराहना की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने रिपल इफेक्ट बहुत किया सीमेंट वॉल्यूम्स को लेके, और जनरली लोगों के बाद आवास आते हैं तो एक रहने का ढंग बदल जाता है। पक्का घर होता है तो पंखे भी आते हैं ओरिएंट के, और एसी भी लगता है, एसी की एस्पिरेशन आती है, टीवी आता है। तो ये बढ़ाया जाएगा, ये आपको एक अच्छी चीज नजर आती है कंजम्पशन एंड से? डेफिनेटली सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इफेक्ट अजय भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर का होता है, रियल एस्टेट सेक्टर का होता है। पिछले 10-15 सालों में रियल एस्टेट सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी तकरीबन 13-14% से 8% हो गया था। अब उसमें एक बॉटम आउट होके धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब हम आवास बांधेंगे, हाउसिंग में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट पूरे भारत में दिखने को मिलेगी। जमीन का पैसा भारत में ही रहेगा, सीमेंट इंपोर्ट होती नहीं है तो भारत में ही खर्चा होगा, जो लेबर होंगे वो भी लोकल होंगे, जो मटेरियल्स होगा उसमें कुछ चीजें जरूर आयात होगी जैसे फर्नीचर हो, बट बहुत सारी चीजें लोकली मेड होगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना और रियल एस्टेट सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर, इसको आप सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। राइट, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, आज हमें समय देने के लिए, बजट के बाद अपना रिएक्शन देने के लिए। बाहुबली बजट आपने इसे बताया, बहुत बहुत शुक्रिया अपने सारे व्यूज हमसे शेयर करने के लिए।